नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपनी एकेडमी लोडेस्टार एकेडमी में। आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर का पार्ट 6 और जिसके अंदर हम देखेंगे दो मेन पॉइंट, एक इंटरनेट और एक कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेट। और इंटरनेट में हमें आगे देखने के पहले उसका इतिहास देखना ज़रूरी है कि इंटरनेट आया कहाँ से, कब चालू हुआ, किसने चालू किया, किसने आविष्कार किया, ये सारी चीज़ें। तो जो है इंटरनेट जो 90 के दशक में वैसा नहीं था जैसे कि आप सोच रहे हैं आज जो चल रहा है, वैसा स्पीड और वैसी सारा डाटा ट्रांसफॉर्मेशन वैसी नहीं थी। 1990 में ये इंटरनेट पहली बार दुनिया में आया। उस समय अमेरिका में शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, तो एक दूसरे को संदेश पहुंचाने में काफ़ी समस्याएं जा रही थीं। इस प्रकार तो इंटरनेट का जन्म हुआ। ठीक है, समस्याएं जब भी हमने एक चीज़ सुनी है कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। हमें जब भी आवश्यकता होती है तभी हम नए आविष्कार करते हैं। ऐसे ही जब भी हमें उस समय पे शीत युद्ध के समय अमेरिका में मैसेज भेजने की बहुत आवश्यकता थी, तो उस समय इंटरनेट का आविष्कार हुआ। ठीक है, इंटरनेट का आविष्कार उन अमेरिकी थिंक टैंक ने किया, तो यह बिल्कुल गलत होगा। अगर हम ये बोलेंगे भाई अमेरिका के थिंक टैंक ने आविष्कार किया इंटरनेट का, तो ये गलत है, क्योंकि इंटरनेट कोई एक ऐसी चीज़ तो है नहीं जो एक बार में ही बन गई है ना। ये वाइड वर्ल्ड लेवल पे जो है, इसका विश्व लेवल पे नेटवर्क तैयार करना होता है। ये धीरे धीरे डेवलप हुआ और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। ये है बहुत सारे साइंटिस्ट और प्रोग्रामर्स और इंजीनियर्स हैं, इनने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए और उन प्रोग्राम्स को बना के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तैयार किए और उस तरीके से इंटरनेट का विकास हुआ। ऐसे जो है इंटरनेट बना। बात करें आगे इंटरनेट बनाया किसने, भैया मालिक कौन है इंटरनेट का, तो यहाँ पे दो नाम मिलते हैं जिन्होंने शुरुआत की। देखो, मालिक तो कोई नहीं है, लेकिन बात करें शुरुआत की, जो जो शुरुआत करता है वही मालिक माना जाता है। यहाँ पे शुरुआत हुई रॉबर्ट ई कैन और विंट सर्फ, इन दोनों ने मिलके सोचा कि यार कुछ ऐसा नेटवर्क तैयार करते हैं कि यहाँ बैठे बैठे हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें, यहाँ बैठे बैठे हम मैसेज को भेज सकें। तो इन दोनों ने सोच के, इन दोनों व्यक्तियों का ही मुख्य हाथ माना जाता है इंटरनेट बनाने में। लेकिन योगदान बहुत सारे लोगों ने किया। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि विश्व लेवल पे नेटवर्क बनाया, तो ये दो लोग तो विश्व लेवल पे फैला नहीं सकते थे। ऐसे इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान, लेकिन हाँ, थिंक इनका था, शुरुआत इन्होंने की। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, इन दोनों का योगदान WWW में भी, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इनमें भी इनका योगदान रहा है। ये देखो, टिम वर्नर लीस ने जो है इनको, ये देखो, लियोनार्ड क्लिनरॉक द्वारा एक विचार दिया गया, किसको, टिम वर्नर ली को, और फिर उन्होंने क्या किया, WWW को बनाया। आगे देखते हैं होता क्या इंटरनेट। इंटरनेट वो होता है जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो एक जाल बन जाता है, तो उसे कहते हैं इंटरनेट। अब कंप्यूटर कनेक्शन के मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ टोपोलॉजी, किस तरीके से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक जाल बनाते हैं, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसमें हमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन अगर आपको और डिटेल जाननी है या आपको लगता है कि सर इतने से नहीं होगा और डिटेल बताएं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल बताऊँगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दो कंप्यूटर के बीच डाटा के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करने के लिए हमें कंप्यूटर मोडेम, ब्रॉडबैंड, 3G 4G नेटवर्क का उपयोग करना होता है, जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। तीसरा पॉइंट हम देखें, जब आपके पास इंटरनेट का एक्सेस आ जाता है तो आप किसी भी ब्राउज़र शब्द याद रखना, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स है ना, ओपेरा मिनी, ये ब्राउज़र्स हैं। तो किसी भी ब्राउज़र का उपयोग करके आप नेटवर्क सर्फिंग, इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इंटरनेट या ब्राउज़र हमें जानकारी खोज कर नहीं देते, बल्कि यह वो माध्यम है जो इंटरनेट पे जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सर्च इंजन गूगल, याहू, विंग, इनका उपयोग करते हैं। तो ये जो गूगल है, ये
सर्च इंजन है ना। गूगल क्रोम वो ब्राउज़र है, तो गूगल क्रोम के अंदर गूगल सर्च करेंगे, हम गूगल पे सर्च करेंगे। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इंटरनेट है उसको चलाने के लिए हमें ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, और ब्राउज़र में कोई चीज़ सर्च करने के लिए सर्च इंजन की ज़रूरत होती है। दोनों अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम हैं। आगे देखते हैं। जानकारी खोजने के लिए, सर्च करने के लिए इंटरनेट का उपयोग सोशल नेटवर्क, चैट, ईमेल के माध्यम से दूसरों के साथ जुड़ने के लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग अक्सर एक दूसरे के लिए होता है, लेकिन वे वास्तव में वाकई में www अलग है, वर्ल्ड वाइड वेब अलग है और इंटरनेट अलग है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़ के ही ये काम करते हैं। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? तो यहाँ मैं सिर्फ एक लाइन में आपको बताना चाहूँगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वे कंपनियाँ होती हैं, वे लोग होते हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराएं, इंटरनेट की सर्विस दें। जैसे कि भारत में बात करें तो सबसे पहले इंटरनेट की सेवा विदेश संचार निगम लिमिटेड ने की थी 14 अगस्त 1995 को। तो ये आपको यहाँ से डेट याद रखनी है, 14 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार जो है इंटरनेट की सेवा सार्वजनिक तौर पर विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा प्रदान की गई। ठीक है। और सबसे पहले सन 1989 में ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की स्थापना की गई, जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई। दो जगह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की स्थापना हुई। 89 में, 1989 में स्थापना कहाँ कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया और USA में। ठीक है, अमेरिका में। भारत में सबसे पहले कब आया सार्वजनिक रूप से देखा जाए? 14 अगस्त, मतलब स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त 1995 से जो है इसकी सेवा चालू हुई। किसने की? विदेश संचार निगम लिमिटेड ने। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर काम क्या करता है? बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको एक छोटे से डायग्राम में दे रखा है। जो भी इंटरनेट होता है उसको एक्सेस करने के लिए ये कंपनियाँ हमें अलाउ करती हैं। ये हमारा कंप्यूटर है, हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास गए और इनने हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप पढ़ लेना एक बार वीडियो को पॉज करके। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मेनली 7 टाइप्स के होते हैं, मेनली 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर, जो कि हमें इंटरनेट को एक्सेस करने में, इंटरनेट की एक्सेस में प्रोवाइड करने में सहायता करता है, इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड कराता है। जैसे कि कनेक्शन में बेहतर सुविधा के लिए ब्रॉडबैंड या डायल अप डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL बोलते हैं जिसे, फाइबर ऑप्टिकल सब्सक्राइबर, FIOS बोलते हैं, केबल मॉडेम या इंटीग्रेटेड सर्विस, डिजिटल नेटवर्क और सैटेलाइट जैसे बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अपने ग्राहकों के और अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए ईमेल होस्टिंग सेवा, उच्च गति यानी हाई स्पीड का DSL तथा तुल्यकालिक ऑप्टिकल नेटवर्क सोनेट का भी इस्तेमाल करते हैं। मेल बॉक्स नंबर 2 पे है, मेल बॉक्स, ISPS, ये सब जहाँ ISPS जुड़ा है मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, ये क्या करता है? हमें डाटा को, मेल को भेजने में और प्राप्त करने में सहायता करता है। होस्टिंग, वेब होस्टिंग सेवा, वर्चुअल सर्विस, क्लाउड, भौतिकीय सर्वर सेवाएं, ये सारी चीज़ें होस्टिंग ISPS प्रदान करता है। ट्रांजिट का काम क्या होता है? ट्रांजिट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है कि ग्राहक जब इंटरनेट के लिए भुगतान करते हैं तब उसी समय ये प्रोवाइडर्स इंटरनेट सेवा जारी रहने के लिए अपने से ऊपर वाले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान करते हैं। ये होता है ट्रांजिट। ठीक है। वर्चुअल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसी कंपनियां होती हैं जो ग्राहकों को इंटरनेट सर्विसेज अपने खुद के ब्रांड या कंपनी के नाम से प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ग्राहकों को दी जा रही इंटरनेट सर्विस की हर एक उपकरण और सुविधाएं दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल कर, ये मीडिएटर, एक प्रकार के मीडिएटर का काम करता है। ठीक है। फिर होता है छठवा फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ग्राहकों को अपनी सेवाएं मुफ्त में देते हैं। हालांकि इसके लिए फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियां ग्राहकों को विज्ञापन दिखाते हैं, जैसे कि शुरू में जियो ने किया था। 7 वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एक प्रकार के बिना तार वाले वायरलेस नेटवर्क सिस्टम से सेवा प्रदान करते हैं। वायरलेस ISPS अपने ग्राहकों को वाईफाई जैसी वायरलेस कनेक्शन के जरिए हॉटस्पॉट के माध्यम से अपने सर्वर से जोड़ता है। भारत के कुछ इंटरनेट, देखो अपन देख लेते हैं पहले भारत के कुछ वायरलेस
वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन और वायरलेस में आपको सिर्फ इतना बता दूं, जो कि घर में हम मोडेम लगाते हैं, एक केबल आपके घर में आती है, आपके टेलीफोन से कनेक्ट होती है और आपको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आजकल BSNL है ना, एयरटेल, बाकी सारी कंपनियां कर रही हैं ये सर्विस भी जो है वायर्ड वाली, है ना। तो आपको उसमें केबल की ज़रूरत होती है। लेकिन वायरलेस जो कि हम मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं, इंटरनेट मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज़ करते हैं, वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए। इसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं। टॉप 10 की बात करें, BSNL, MTNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, ये दोनों की फुल फॉर्म है। भारतीय एयरटेल, हाथवे केबल, टाटा कम्युनिकेशन, यू टेलीकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशंस, इसके अंदर आपका रिलायंस CDMA है, GSM दोनों आ जाएगा, मतलब जियो भी आ जाएगा और रिलायंस भी आ जाएगा। सेफी ब्रॉडबैंड, एशिया नेट कम्युनिकेशंस, HFCL, इन्फोटेल, ये जो है इंडिया की टॉप 10 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। आपको इनके नाम याद रखने हैं। आगे हम चल के देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। तो हमारा पहला पार्ट जो था इंटरनेट वो कंप्लीट होता है। दूसरा पार्ट देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस, भाषाएं। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भाषाओं का उपयोग हम क्यों करते हैं। आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप कैसे समझ पा रहे हैं हिंदी, क्योंकि आपके पास भी वही भाषा है। ये कोई तमिल या तेलुगु बंदा जिसको हिंदी जिसने कभी देखी भी नहीं, उसके लिए मैं ये वीडियो सुना दूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने वो भाषा जानी ही नहीं। सेम कंप्यूटर की भी अपनी एक पर्सनल भाषा होती है। आपको ये लगता है कि आप कंप्यूटर कीबोर्ड पे ABCD टाइप करते हैं तो कंप्यूटर वही सीधा समझ लेता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, वो सिर्फ 0 और 1 जानता है, उसको और कुछ नहीं आता। हम कहते हैं कंप्यूटर बहुत माइंडेड, या कहना चाहिए बहुत इंटेलिजेंट मशीन है, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ बेचारा 2 चीज़ें जानता है, या तो 0 या 1। होती क्या है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, हम देखते हैं क्या असेंबली लैंग्वेज होती है, क्या हाई लेवल होती है, क्या लो लेवल होती है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं इनमें। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने जो है आपको सिंपल सी थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है। तार्किक रूप से संबंधित निर्देशों का समूह। एक लैंग्वेज क्या होता है, एक तार्किक रूप से संबंधित निर्देशों का एक समूह होता है, जिसे क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है। एक वे में, एक फॉर्म में इनको जमाया जाता है, ताकि वह कंप्यूटर को समस्या सुलझाने में मार्गदर्शन करे। इस जो हम ये निर्देशों का समूह होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, ये भाषाएं जिनमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। प्रोग्राम जिन लैंग्वेजेस में बनते हैं उनको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही नतीजे पाने के लिए इन्हें सही ढंग से प्रोग्राम किया जाना आवश्यक। चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। पहली है मशीन लैंग्वेज, मशीन की भाषा। इसमें सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 1, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यह कंप्यूटर सीधे सीधे समझ लेता है, क्योंकि उसी की भाषा में ही बात कर रहे हैं, है ना। उसको 0 1 आती है, हम 0 1 बोल रहे हैं तो वो 0 1 समझ लेगा। लेकिन बात करें हम असेंबली लैंग्वेज की। असेंबल शब्द मतलब इकट्ठा, अलग अलग चीज़ों से मिला के बनाना, असेंबली लैंग्वेज। इसमें हम संकेती भाषाओं, संकेतों का भी यूज़ करते हैं, अंकों का भी यूज़ करते हैं, अक्षरों का भी यूज़ करते हैं, चिन्हों का भी यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ों को मिला के असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसको सेकंड जनरेशन भी बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सेकंड जनरेशन है। आगे बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। उच्च स्तरीय भाषा, कंप्यूटर में प्रोग्राम की जाने वाली यह वह भाषा है, देखो आजकल सबसे ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज ही चल रही है ना। देखते हैं, जिनमें अंग्रेजी अक्षर, संख्याएं, चिन्ह आदि का यूज़ करके हम प्रोग्राम लिखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी प्रकार के प्रोसेसर पर कार्य कर सकती है, आसानी से समझा जा सकता है, सामान्य अंग्रेजी जैसे ही लगती है। अच्छा, अब ये चीज़ अब आपको ये समझ में आ गई कि भैया हमने इंग्लिश में एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए, वर्ड यूज़ किए, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए, नंबर्स यूज़ किए, लेकिन यार कंप्यूटर को तो ये समझ ही नहीं आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। मैंने हिंदी में ये वीडियो बनाया, किसी तमिल के बच्चे को दिखाया जिसको सिर्फ तमिल आती है या तेलुगु आती है। उसने देखा, उसको कुछ समझ नहीं आया। बीच में मेरा एक फ्रेंड है जिसे तमिल भी आती है और हिंदी भी आती है। उसने इस वीडियो को सुना, तमिल में कन्वर्ट किया और उस बच्चे को सुनाया, तो मेरी पूरी बात उस बच्चे तक पहुंच गई।
जैसे हिंदी आती नहीं है, लेकिन वो समझ गया क्योंकि मीडिएटर मेरे एक दोस्त ने ये काम किया। सेम काम यहाँ पे कौन करता है? कंपाइलर। कंपाइलर का काम ये होता है कि आप जैसे हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज, आपने इनमें फॉर्म इसके फॉर्म में प्रोग्राम बनाया और जैसे आपने कंप्यूटर को प्रोग्राम दिया तो कंप्यूटर के पास पहुंचने के पहले कंपाइलर ने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया। कंपाइल का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। कंपाइलिंग, इसकी जो प्रोसेस है वो कंपाइलिंग की कहलाती है। ठीक है, उदाहरण में देखें जैसे C++ है, जावा है, HTML है, पास्कल है, रूबी है, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। इनमें हम प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम जो है कंपाइल कराते हैं ताकि हमारी मशीन या हमारा कंप्यूटर उस चीज़ को समझ सके। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 जानता है और कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर उसे अल्फ़ाबेट्स को समझाना है, हमने अल्फ़ाबेट में प्रोग्राम बनाया और कंप्यूटर को बताना है कि भाई इसमें क्या लिखा है, तो हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कंपाइलर हमारी लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो आंसर है कंपाइलर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ मशीन, वैसे तो दुनिया की बात करें तो 2500 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं, जिनमें पास्कल, बेसिक, फोर्टॉन, C++, जावा स्क्रिप्ट्स है, पाइथन है, लिप्स है, और भी बहुत सारी हैं। तो हम यहाँ तक 2500 लैंग्वेजेस में से हमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस जिन पे क्वेश्चन बनते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज कब आई, बस आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज और उनका ईयर दे रखा है। जैसे फोर्टॉन का फुल फॉर्म भी दे रखा है, फार्मूला ट्रांसलेशन, आपको याद रखना है। फोर्टॉन का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे, क्या होता है फोर्टॉन का फुल फॉर्म? होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। 1957 में ये लैंग्वेज आई। एल्गोल, इसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ये 1958 में आई। LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग, 1958। कोबॉल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, याद रखना है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबॉल का फुल फॉर्म है। 1959 में आई। लोगो, लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, 1960 में आई। बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये क्वेश्चन इस बार आपका व्यापम द्वारा जो पटवारी एग्ज़ाम लिया गया था उसके लगभग एक सेट छोड़ के दूसरे सेट, यानी हर अल्टरनेट सेट में इस तरीके से क्वेश्चन आया है कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक लैंग्वेज क्या है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है? तो बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये 1964 में बनाई गई और काफ़ी पॉपुलर हुई। फिर इसके बाद पास्कल आई 1970, सी आया 1972, फिर प्रोलॉग 1973, C++ 1983, जावा 1995। इसके बाद भी अभी भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आई, लेकिन हमें जो मुख्य थी, इम्पॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको यहाँ पे दे रखी थी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ फाइल एक्सटेंशन नेम दे रखे हैं। फाइल एक्सटेंशन नेम वो होते हैं जो डॉट के बाद लगते हैं, जैसे कि हमने बोला www.google.com, तो गूगल क्या है कंपनी का नाम और .com क्या है उसका एक्सटेंशन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल के भी एक्सटेंशन नेम दे रखे हैं। टेक्स्ट फाइल में कौन कौन से एक्सटेंशन नेम लगते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमने बात की थी, तो उसमें डॉक्यूमेंट फाइल बनती है, तो उसकी जब भी आप फाइल बनाओगे, है ना, तो आपको जैसे ही आपने फाइल सेव की तो आप देखोगे उसके बाद लास्ट में .docx लिखा होगा। ऐसे जो है यहाँ पे मैंने और एक्सटेंशन नेम दे रखे हैं। अगर आपको और ज़्यादा एक्सटेंशन नेम के बारे में जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगा। यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुँचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।